जी। तो जो डाउट है मेनली आप लोग उनको ना अपने पास नोट कर लिया करें, और जितनी जल्दी कम टाइम में आप उसको पूछ के सॉल्व कर ले, ठीक है। और जो टॉपिक समझने वाली बात है ना, मुझे लगता है उन उन सब का काम वीडियो लेक्चर्स जो पहले से रिकॉर्डेड है, मुझे लगता है उनसे काम बन जाना चाहिए आपका। और अगर नहीं बनता है तो फिर आप उसमें पूछिए कि वहां पे आपने ऐसे ऐसे बताया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी क्या रहेगा, पूरा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे देने से अच्छा है उन 4 घंटे में आप लोगों की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करो। कि सर वहां पे बहुत अच्छे समझ में नहीं आया ये चीज, उसको थोड़ा सा और कर लो, या एक दो एग्जाम्पल और बता दो, या मतलब कुछ इस टाइप से जो उससे एक्स्ट्रा हो। केवल इतना कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दो, उसमें तुम्हारा भी बेनिफिट नहीं है जो मुझे लगता है। जैसे अब इम्पोर्टेंट की बात हुई, इम्पोर्टेंट को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और कोई क्वेरी है? सर आपका फर्स्ट ईयर का वीडियो नहीं है, फर्स्ट ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं? नहीं, फर्स्ट ईयर का एक्चुअली मेरा प्लान था, लेकिन वही बिजी रहे, इस वजह से हो नहीं पाया एक्चुअली। ये तो तब हो गए थे वीडियो लेक्चर जब हमने आ, अब से 1 साल पहले, तुम्हारा थर्ड सेम चल रहा है ना, तो थर्ड सेम वाले ही कैंडिडेट थे पिछले साल। उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता था जब काफी पीक पे चल रहा था। तो वो रिकॉर्ड हैंड टू हैंड ही रिकॉर्ड होते थे, स्पेशली रिकॉर्ड करने का कोई पर्पस नहीं था हमारा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वहां डालेंगे। तो रिकॉर्ड हो गई, बच्चों को जरूरत पड़ी कि सर हमको जरूरत हमको चाहिए, तो फिर मैंने उनको एडिट करके अपलोड कर दिया था। ये पर्पस था इसका, कोई स्पेशल पर्पस नहीं था कि रिकॉर्ड करके हमें। फिर मुझे प्लान धीरे धीरे आगे समझ में आया कि ये सब अच्छा रहेगा बच्चों के लिए एग्जाम टाइम से पहले। बहुत चीज़ है इसमें, अब मैं अभी फिर से बता देता हूँ आपको, हल्का सा हिंट देते हुए। कैसे आप बेनिफिट ले सकते मुझे लगता है आप लोगों ने पीडीएफ मेरी देख ली होगी, ठीक है। देखता हूँ और किसी का देख कुछ। ली सर, देख। हम्म। उस पीडीएफ में आप लोग टॉपिक वाइज करना स्टार्ट कर दें, और टॉपिक पर भी हाईलाइटेड है तो टॉपिक पर क्लिक करोगे तो टॉपिक का लेक्चर, और जिस क्वेश्चन में डाउट है केवल उस क्वेश्चन को देखो। पूरी वीडियो, आप सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं काई स्क्वायर का, टी टेस्ट का, एनोवा का, या पाई पॉइजन का, तो वो क्वेश्चन गूगल पे या कहीं पे सर्च करोगे तो कौन फैकल्टी कैसे पढ़ा रही है। अब एक ही फैकल्टी से पढ़ के ज्यादा बेनिफिट रहता है। अब वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही लेक्चर्स वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी सही लगा, इसमें मेहनत तो लगी मुझे, बहुत टाइम लगा, लेकिन मुझे अब एक ही बार करने की मेहनत थी, मेरी हेडेक खत्म हो गई है। अब बच्चों का बहुत बेनिफिट है इस चीज में, तो उसका बेनिफिट उठाइए आप लोग। चलिए, और किसी का कुछ कहना है? क्योंकि जिन लोगों को सर आना होगा आ जाएंगे वो 2-4 मिनट में। सर हाँ जी। सर एक बार नल हाइपोथेसिस का आइडिया बता दूंगा किस तरह से लेना नल हाँ, हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पूछी आपने। ये सही चीज है, क्योंकि इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे मालूम है आप लोग मिस्टेक करते हैं, करेंगे, ठीक है। ये जेन्युइन केस है, इनमें मैं जितना मैं भी बता दूंगा उसके बाद भी तुम लोग गड़बड़ करोगे करोगे। इसका कोई डायरेक्ट एक आंसर नहीं है, इसमें थोड़ा समझने वाली बातें हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर मैं अभी अभी बताता हूँ, उस पर डिस्कस करने ये चीज डिस्कस करने वाली है। क्वेश्चंस को सोल्व मत करवाओ मुझसे, जनरली उस पर टाइम लगेगा, आपका भी लॉस है उसमें। नल हाइपोथेसिस पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पे डिस्कस कर लेंगे। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि सर उसमें बता दीजिए, तो उस पर डिस्कस कराओ मुझसे। और मुझे लगता है आपको भी बेनिफिट है, बेकार में यहाँ घंटों घंटों बैठे रहने से फायदा नहीं है। 1.5 घंटे 2 घंटे आप बैठे हैं और उसी को मैं CFPI निकाल रहा हूँ, वही चीज रटी हुई, तो वो रिकॉर्डिंग से काम चला लो। चलिए, और किसी का कुछ और कहना है? 13 के आसपास स्टूडेंट है, ठीक है, इसको बेनिफिट। नॉर्मल, एक नॉर्मल टेबल आपको दी होगी सर या मैम जिसने तुमको पढ़ाया है, नॉर्मल टेबल मिली है या दी है पीडीएफ या बुक में कहीं? नॉर्मल टेबल बताएं। भाई रेस्पॉन्स दो, नॉर्मल टेबल आप लोगों ने देखी है? जैसे टी टेस्ट की टेबल होती है, काई स्क्वायर की होती है, एक एनोवा की होती है, ऐसे ही। जी सर, सर आपकी वीडियो में देखी सर, जो उसमें देखी है, आपकी वीडियो से ही देखी थी सर। जी सर। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल टेस्ट आज मैं करा रहा हूँ या बता रहा हूँ, नॉर्मल टेस्ट हाइपोथेसिस पे भी आऊंगा। मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ, तो हाइपोथेसिस पे मैं बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरी आई है, जिसमें से 2-3 क्वेरी आई हैं, क्या है कि इंपॉर्टेंट बता दो, एक हाइपोथेसिस आ गई,
और एक मेरी खुद की चल रही है, कौन सी, पॉइजन और बाइनोमियल खत्म हो गया था कल। आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम एंड कर देंगे। और किसी को कुछ कहना है तो देखते हैं। चलिए ठीक है। पहले चलिए इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पे आते हैं। शेयर स्क्रीन चेक करिए जरा। सो हुई एक पीडीएफ आपको। जी सो जी हुई, सर, हो गई। ठीक है। जी सर। ठीक, ये तो नॉर्मल टेबल है। मैं जरा सिलेबस पे आता हूँ। सिलेबल कौन सी यूनिट की में बात कर रहे थे आप? किस यूनिट का इम्पोर्टेंट बताइए। फोर्थ की? एक स्टूडेंट ने पूछा था। जी सर, फोर्थ की कह रहे थे बच्चे। कट गई आवाज, क्या कहा? आवाज आपकी आ नहीं पाई बेटा, कौन थे फिर से बताइए। देखिए अगर मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं, फोर्थ यूनिट में तो ये तीन इंपॉर्टेंट है मेनली, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। ये तीन तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, राइट। और इससे पहले एक बेस थ्योरम, एक आपकी बेस थ्योरम, बेस थ्योरम और तीन ये और चौथा ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम को लगा लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ है, इस पर मेरा पेन चल नहीं रहा है जरा, नहीं तो पीपीटी पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है जरा, मैं दिखा देता। तो बेस थ्योरम पर और बाइनोमियल और पॉइजन और नॉर्मल, ये चार टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और चार में से बेस थ्योरम से क्वेश्चंस आना चाहिए 100%, और बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल से यहाँ से क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से दो के चांस पूरे पूरे हैं, ठीक है। तीन में से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। रही बात एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये सब चीजें ये थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए, आप अभी इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, अगर टाइम नहीं है आपके पास या बिल्कुल नहीं आता है तो इन पे अभी माइंड में लगाओ। अगर आप लोगों पे आता है पहले से तो आप कर सकते हो, नया मत पढ़िए इनको। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो बहुत छोटे छोटे से, मेरे वीडियो में है, छोटे छोटे से हैं, देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो है तो इनको टच मत कीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पे थोड़ा थोड़ा सब आता है तो आप कर सकते, राइट। ये हो गया। इसके अंदर चार्ट है, कंट्रोल चार्ट वगैरह, एनोवा चार्ट ये है। एक चार्ट है इसके अंदर यहाँ 5th यूनिट में, और टेस्ट है। दो ही टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, चार्ट और टेस्ट। तो मैं जरा एक मिनट ओपन कर लेता हूँ पीपीटी, जिससे आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। चेक करिए जरा, पीपीटी शो हो गई, इस पे लिखना इजी रहेगा जरा मेरे लिए, राइट है। स्टार्ट करूं? हेलो, लाइन पे है भाई? जी सर। जी जी जी, ठीक। तो यहाँ ठीक रहेगा हम लोगों का। तो फोर्थ यूनिट पे, यूनिट फोर्थ में आप लोग बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल,
ये 3 टॉपिक प्लस बेस थ्योरम, ये 4 टॉपिक आप लोग करके चाहिए मिनिमम। इंपॉर्टेंट की अगर बात आ रही है कि वहां ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चांस इंपॉर्टेंट की ज्यादा रहती है। और आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये 4 आपके पॉइंट है जिनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके अलावा इसी यूनिट में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और एक्सपेक्टेशन है। ये सब चीजें को आप इग्नोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थोड़े 2 मार्क्स के बन सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आज वर्क करेंगे। दूसरा, एक स्टूडेंट ने पूछा था हाइपोथेसिस मैं बताऊंगा नॉर्मल के बाद, क्योंकि वो 5th यूनिट का पार्ट है। तो 5th यूनिट की स्टार्टिंग कर दूंगा इसके बाद, नॉर्मल के बाद। और काफी इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोथेसिस, क्योंकि ये हाइपोथेसिस सर यूनिट 4 में बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपका जो पुराना वीडियो है सर, उसमें आप बेस थ्योरम को नहीं बताए हैं। एक्चुअली बेस थ्योरम वाले जिस दिन लेक्चर था उस दिन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, तो हो नहीं पाया फिर। हाँ सर बेस थ्योरम बता दो सर। नॉर्मल तो प्लीज सर बेस थ्योरम को आप रिवाइज करवा दीजिए। बेस थ्योरम कल आप लोग एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद परसों से फिर मैं इस पर आराम से लेक्चर ले लूंगा, क्योंकि एकदम से खत्म नहीं होने वाली है बेस थ्योरम। तो कल के लिए तो आप जैसे तैसे करके काम चला लीजिएगा, कल के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। परसों तरसों से मतलब फिर सिलेबस 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक उठा लेंगे। बेस थ्योरम हाँ इम्पोर्टेंट, सही कह रहे हैं, उसमें है भी नहीं है मेरी, ठीक है। तो उसको उस दिन लेक्चर में हो नहीं पाया था, मतलब किस तरह से मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो सारा ही लेक्चर हुए थे तो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया, रह गया, ठीक है। तो काफी कुछ चीजें रहती थी। तो पहले ये था किसी तरह से ये खत्म हो जाए कम से कम पूरा सिस्टम, और फिर केवल हाइपोथेसिस देखेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है। इसके अलावा ये टी टेस्ट में भी हाइपोथेसिस पूछी जाती है, एफ टेस्ट में पूछा जाता है, एनोवा में पूछा जाता है और काई स्क्वायर में पूछा जाता है। हाइपोथेसिस के 2 मार्क्स फिक्स होते हैं और इसके बिना आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हाइपोथेसिस को हम 5th यूनिट पे देखेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। आज में 9 से क्लास होने वाली थी, लेकिन वही संडे था तो रह गया, जितना जल्दी हो जाता, ठीक है। तो नॉर्मल देख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूले वगैरह मैं डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, और पहले समझ लें इससे पहले पे क्या हुआ था जरा वो बात करते हैं। इससे पहले वापस आइए, इससे पहले बाइनोमियल यूनिट चल रही थी और हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का बेसिक के बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस हुए थे, और एडवांस के 3 वर्जन थे। या तो आप नॉर्मल बाइनोमियल पे बात करेंगे, या पॉइजन पर बात करेंगे, या नॉर्मल पे बात करेंगे। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको बाइनोमियल की शर्त बताई थी कि बाइनोमियल कब लगेगा, पॉइजन की कंडीशन बताई थी कि पॉइजन कब लगेगा, और आज है नॉर्मल कब अप्लाई होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा लग रहा है। यहाँ पर बाइनोमियल में जो n की वैल्यू थी उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, वो वेरी लार्ज नहीं होता था, वो जनरली 0 to 5 या 10 तक रहता था जनरली। लेकिन पॉइजन में n की वैल्यू लार्ज या वेरी लार्ज चलती थी, वेरी लार्ज। और जो p था वो 0 की साइड जाता था, यहाँ पे 0 की साइड नहीं जाता था, इस चीज को समझ के रखिए। और नॉर्मल में जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज, ये लार्ज चलेगा, और p जो है वो हाफ की साइड चलेगा। यानी कि नॉर्मल में भी n लार्ज की साइड चलेगा, यहाँ भी लार्ज की साइड चल रहा है, और जो p है वो हाफ की साइड जाएगा, थोड़ा देखने में हाफ की साइड लगेगा। दूसरी, अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं तो इन कंडीशंस, ये कंडीशंस इस जैसी लगती हैं। कुछ 0 की साइड जाना, सपोज 0.3 है तो 0.3 क्या 0 की साइड जा रहा है, 0.5 की साइड जा रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसमें दूसरी कंडीशन और होती है, नॉर्मल के क्वेश्चन बहुत इजीली पहचाने जाते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है
ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो पॉइजन होता है और जो बाइनोमियल होता है वो डिस्क्रीट होते हैं। अब आप कहोगे इसका क्या मीनिंग है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, इन दोनों का क्या मीनिंग है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। देखिए कोई डेटा आपको, जैसे कॉइन उछाला, कॉइन उछाल के आपने क्या देखा, जीरो आ गया, सॉरी कॉइन उछाल के हेड आ गया टेल आ गया, क्योंकि दो ही आते हैं, जीरो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आएंगे बस, 1 या 2। ऐसे आपने जो डाइस है, डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, कभी 1.5 नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मिक्सचर रहे, तो 1 के बाद 2 ये डिस्क्रीट है। लेकिन अब कंटिन्यूअस डेटा आएगा, ऐसा डेटा होगा जो कंटिन्यूअस, जैसे मार्क्स हैं आपके, मार्क्स 1.2 1.3 में अगर हैं तो मार्क्स भी आपके कंटिन्यूअस में आएंगे। आपका वेट है, वेट किसी स्टूडेंट का 50 kg है, किसी का 50.12 है, किसी का 50.13 है। तो ये क्या है, डेटा जो गिवन होगा वो कंटिन्यूअस में होगा, तब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। ये दो कंडीशन तो है ही जो दे रखी है, देखो n इज वेरी लार्ज और p जो है वो हाफ की साइड जाएगा, ये तो है ही। इसके अलावा भी ये एग्जाम्पल बिल्कुल देखने से ही लग जाता है कि ये नॉर्मल लगेगा। अधिकतर केस में इसमें लिखा होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 90% केसों में लिखा होगा, मेंशन होगा कि नॉर्मल से कीजिए। आप बाइनोमियल से कर ही नहीं सकते, ये पॉइजन से नहीं कर सकते। दूसरा, ये कुछ कंडीशंस हैं, राइट। तो ये 2-4 चीजों से आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 मार्क्स में इसको समझ के चलिएगा, कि मैंने उस सब पे डिस्कस करते हुए बता दिया था वीडियो लेक्चर्स में मैंने, राइट। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट वही था कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने की जब बात आती है, जैसे क्लास का डेटा है, किसी क्लास में 50 कैंडिडेट है, 50 कैंडिडेट में हमें बताना है कि उनके वेट दे रखा है या हाइट दे रखी है, हाइट भी कंटिन्यूस होती है, उनकी वेट हाइट दे रखी है, तो उनका एक डेटा गिवन होगा। तो डेटा आपने देखा होगा, सपोज इस टाइप से है, 50 kg से लेके और 100 kg तक, वो डेटा आपका इस टाइप से हो सकता है, कर्व टाइप से हो सकता है, राइट। 50 kg और 100 kg के आसपास के स्टूडेंट, या मार्क्स हैं 0 से लेके 100 तक, मार्क्स का ज्यादा इजी रहेगा थोड़ा आपके लिए, 0 मार्क्स और 100 मार्क्स। तो 0 मार्क्स वाले बहुत कम होते हैं, और ऐसे करते हुए ग्राफ इस टाइप से जाता है जनरली, ठीक है, बीच में ये हाई होता है, राइट, ये हाई होता है। अगर ये डेटा, इस साइड का डेटा और इस साइड का डेटा सेम है और कोइंसाइड करता है, ओवरलैप करता है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डेटा। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को इस टाइप से ओवरलैप कर लीजिए, तो सिमेट्रिकल डेटा होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही कंडीशन होती है, जो डेटा आपके पास हो वो नॉर्मली हो यानी सिमेट्रिकल हो। तो इसलिए वो मेंशन करके ही देता है, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो नॉर्मल उस पर लग ही नहीं पाएगा। फिर से समझिए, बाइनोमियल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी, बस प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी, डेटा गिवन होता था। अब पॉइजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस एन की वैल्यू लार्ज होती थी। नॉर्मल में जो कंडीशंस हैं उसके अलावा भी एक चीज समझने वाली बात है, जो डेटा मिलेगा वो डेटा आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी सिमेट्रिकल होना चाहिए, नंबर 1। आगे बताता हूँ, और 2-4 रीजन है इसके, वो दे रखे हैं क्या क्या बता। जो फंक्शन होगा, जो डेटा गिवन होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे, राइट। जो फंक्शन होगा ये इस टाइप का फंक्शन, और उसका जब कभी इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1 आएगा। ये प्रूफ भी पूछा गया है पिछले 8-10 सालों में एक आध बार, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। टिप्स पे इसका यूज होगा, नंबर 1, जो भी फंक्शन आपका होगा, ये वाला फंक्शन ऐसे कर्व जा रही है, ये कर्व ऐसे भी जा सकती है, थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन होगी सिमेट्रिकल ही। तो सिमेट्रिकल डेटा का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आएगा, और जो फंक्शन होगा वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर, राइट। और फंक्शन होगा ये, इसी चीज का उसने फायदा उठाया। यहाँ लिखा भी है, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अब द एक्स एक्सिस इज 1, यानी ये जो एरिया होगा ये इसको 1 लेके चल रहा है, 0 1, राइट। तो फंक्शन और इंटीग्रेशन आपका 1 हो गया, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व
जो एक्स एक्स कैप होगा वो 1 होगा, ये सब चीज। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग। ये प्रॉपर्टी है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, उसने कहा तो टोटल एरिया है वो है 1 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक। जब कभी भी किसी भी कैंडिडेट को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट के बीच, तो आप उसका बीच का एरिया निकाल दीजिए, और एरिया हमेशा इंटीग्रेशन से निकलता है ए से बी तक। फिर समझिए क्या कहा। उसका कॉन्सेप्ट ये था, जब कभी भी किसी भी पॉइंट, जैसे आपकी क्लास के उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिनके मार्क्स 50 से लेके 80 तक, यानी 50 होगा यहाँ लगभग सपोज यहाँ होगा, और 80 होगा सपोज यहाँ, तो 50 और 80 के बीच का एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर समझिए, जब भी कभी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक, आप उन दोनों पॉइंट के बीच के एरिया निकाल दीजिए, और एरिया निकालते हैं हम इंटीग्रेशन से। आप इंटीग्रेशन निकालिए। आप कहोगे इंटीग्रेशन किसका निकालना है, हम कहेंगे फंक्शन का, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये फिक्स है, फंक्शन पहले से। आप कहोगे सर इतने बड़े का फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे निकाल पाएंगे, तो बहुत टफ है। तो ये सब काम टेबल में पहले से ही इंटीग्रेशन होकर रखा हुआ। क्या काम मैंने, इंटीग्रेशन हमें निकालना था, लेकिन वो काम पहले ही टेबल ने कर रखा है। बहुत इजी हो गया, बस आपको 50 से लेके 80 तक के बीच का एरिया उस टेबल से निकाल के रख देना और आंसर। जी क्या समझे भाई सब लोग? जी बताएं, है लाइन पे? यस सर। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, गए थे प्रोबेबिलिटी निकालने, समझे, गए तो थे प्रोबेबिलिटी निकालने, और प्रोबेबिलिटी निकालते निकालते हम लोग एरिया पे चले गए। समझे बात को? प्रोबेबिलिटी निकालने गए थे, जैसे वहां पहुंचे उसने कहा जी जितना बड़ा एरिया उतना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। हम एरिया निकालने लगे, प्रोबेबिलिटी छोड़ दी हमने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और एरिया इक्वल हो गए। अब एरिया निकालने के लिए जब हम चले, तो एरिया निकालने के लिए हमें 12th का एक फॉर्मूला याद आ गया कि जितना इंटीग्रेशन होता है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट ए से बीच के बीच, वही उसका एरिया होता है। तो हमने अब एरिया को छोड़ के इंटीग्रेशन पे फोकस कर लिया, तो हम इंटीग्रेशन के पास चले गए। और जैसे इंटीग्रेशन के पास गए, तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि फंक्शन बताइए कौन सा फंक्शन है, किसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने कहा ये फंक्शन है, इंटीग्रेट कर डालो। बस वहीं से हम तोते उड़ गए कि भाई इंटीग्रेशन तो हमसे नहीं होगा। तो ये काम इंटीग्रेशन वाला टेबल ने कर दिया है। अब आपको वो टेबल देखनी आनी चाहिए, किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच टेबल आप इंटीग्रेशन आपको करना है। समझ रहे हैं भाई? ये एरिया हो जाएगा काम का, राइट। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको दे भी रखी है, जो नोट्स दे रखे हैं उस नोट्स में वो पेज हैं, कुछ पेज हैं, और बुक्स के लास्ट में भी गिवन होती है जनरली। तो मैं उस टेबल को देखना सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिए। वो टेबल ढूंढता हूँ मैं। नजर आ रही है, देखते हैं मिलेगी ये राइट टेबल। यस सर। ठीक है। अब किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच इंटीग्रेशन निकालने के, जब निकालने लगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन गए। जैसे जरा समझो, जरा समझो। ओहो इस पे पेन नहीं चलेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जरा इसको ध्यान से देख लो, मैं जरा उधर पहुंचा रहा हूँ। फिर मतलब पेन तो यहाँ चल जाता है, शायद नोटेशन चल तो जाता है, नोटेशन यहाँ चल रहा है, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, ऐसा मत कर। ओहो कहाँ गया जी पेन हमारा इसमें? अरे चलो ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा, ठीक है।
चलिए जी, जरा एक तो इसको चेक कीजिए, ध्यान से देखो फॉर्मूले को, और इस फिगर को देखिए जरा, दो चीज को देख लीजिए। एक्चुअली ये जो टेबल नजर आ रही है ना आपको, ये सारी टेबल देखी होगी आपने पहले, मैं हल्का सा इस पर डिस्कस कर लूं, जो मेन समझने वाली है, बाकी काम तो आप लोग कर ही लेंगे कहीं से देख के, तो उसको समझ लीजिए पहले। ये जब टेबल जिस पर्सन ने बनाई है उसकी कुछ मजबूरियां थी। वो मजबूरियां क्या थी? उसने इंटीग्रेशन तो निकाल के दिया, लेकिन उसने ये कहा कि इंटीग्रेशन जो मैं निकाल रहा हूं वो 0 से और आगे तक निकाल रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन मैंने कहा था ए से बी निकालना था, उसने ए से बी नहीं निकाला, उसने 0 से बी निकाला बस। समझिए बात को, क्या कहा उसने? उसने कहा इंटीग्रेशन तो मैं दे दूंगा तुमको निकाल के, लेकिन मैं ए से बी तक नहीं निकाल पाऊंगा, मैं 0 से बी निकाल के पाऊंगा। आपको अपने आप ही ए से बी वहीं से ढूंढनी है अपने आप। ऐसा करने का उसने रीजन ये दिया कि मैं ए से बी नहीं निकाल पाऊंगा, अगर मैं निकालने लगा तो ये टेबल इतनी छोटी सी नहीं देगी। जरा इस टेबल को मैं दिखाऊं आपको कितनी छोटी सी है। जी, ये टेबल नजर आ रही है आपको, यही टेबल है बस, ये टेबल है, ये टेबल है आपकी। तो उसने कहा कि अगर ये मैं ऐसे करने लगा, ए से बी तक निकालने लगा, तो कोई स्टूडेंट 1 से लेके 2 का इंटीग्रेशन पूछेगा, कोई कहेगा 1 से लेके 2.1, कोई कहेगा 1 से लेके 2.3, ऐसे बहुत से इंटीग्रेशन हो जाएंगे। अब यहाँ गिनोगे तुम कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर को है, और बाकी इधर को गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 10 ऐसी कर लो, 35 इधर को, 350, लगभग 350, 350 के आसपास इंटीग्रेशन दे रखे हैं इन्होंने। अगर मैं सारे को काउंट कर लूं तो 350 के आसपास है। तो अगर 0 से ना करता और ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन निकालने लगता, तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाते, बहुत ज्यादा हो जाते। कोई कैंडिडेट 2 से लेके 2.5 निकालेगा, कोई कहीं से लेके कहीं निकालेगा। तो ऐसे में उसने क्या कहा कि 0 से आगे तक निकाल लीजिए, 0 फिक्स कर दिया। अब आपको अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से समथिंग इंटीग्रेशन निकालने का फंडा मैं समझा देता हूँ, और फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग 0 से और जेड तक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की तरफ आपको जाना नहीं है, बस ये याद रखो 0 से जेड चलता है। यानी 0 से सपोज कोई नंबर है 2.1 सपोज, तो यहाँ देखो 0 तो फिक्स है, तो 0 तो पहले से लगा हुआ है। 2.1 जरा देखो कहाँ है, ये रहा 2.1, और ये पहली वाली जो टर्म है यही आपका आंसर है। समझे क्या बताया मैंने? आपको जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक भी निकालना है, 0 तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। जो भी पॉइंट निकालना है वो पॉइंट इसमें देखो और आंसर। मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। कितना टाइम बचा है? 7 मिनट है, फिर देखते हैं। सपोज आपको 0 से 1.25 निकालना है, तो 1.25 कहाँ है? ये रहा है 1.2, और 5 कहाँ है? इधर से देखते हैं। ये हो गया। पहले टेबल देखना सीखिए, फिर बाद में मैं आपको कैसे इसका यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा। समझ गए? 1.25 इंटीग्रेशन निकालने का ये है 1.2, क्योंकि 1.25 इधर साइड में होगा ही नहीं, तो इसमें 1.2 होगा। ये जो 5 है, जरा इसको ध्यान से देखो, इनको जब लॉग लेना सीखे होंगे ना, लॉग की टेबल, तो आप समझ गए होंगे। वो आती है तो ये भी आती होगी आपके। ठीक है जी, टेबल समझ में आ गई? आगे बढ़ो। यस सर। सर हाँ पूछो। ये टेबल एग्जाम में कॉलेज वाले देंगे ना? हाँ मेंशन होती है ये टेबल। आपकी ड्यूटी है, मतलब आपका राइट बनता है, आपको ये टेबल मिलेगी एग्जाम में। या तो एग्जाम में टेबल की वैल्यू गिवन होगी, जो भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके नीचे टेबल होती है, और टेबल की वैल्यू होती है। और अगर वैल्यू नहीं गिवन होती है तो आप वहाँ पे एग्जामिनर जो भी होंगे उनसे आप कहिएगा कि हमें जो है टेबल चाहिए, वो टेबल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग टेबल एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ही पहुंचा देते हैं दूसरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में सेंटर होता है।
जनरली उस कॉलेज की ड्यूटी होती है कि वो पहुंचवा दे वहां तक, फिर वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर एक बच्चे को, क्योंकि वहां के कॉलेज के पास सपोज वैसे तो ठीक ठाक कॉलेज में सेंटर जाता है तुम्हारा भी, या कोई भी कहीं भी जाएगा, तो वो कहने लगा जी मेरे पास तो टेबल नहीं है, खत्म हो गई, या है नहीं, या कॉपी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में हम लोग खुद अपनी ड्यूटी समझते हुए फोटोकॉपी करा के पहले ही पहुंचवा देते हैं आपके सेंटर। वो हमारी ड्यूटी हम भेजते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। एग्जाम से एक हफ्ते पहले हम लोग जितने स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 2 या 3 कैंडिडेट की एक कॉपी मान के और उनकी फोटोकॉपी करा के हर साल भेजते हैं, हर सेमेस्टर भेजते हैं, उसकी टेंशन तुम ना लो। हाँ, रही बात सेमेस्टर की, सॉरी सेशनल एग्जाम की, सेशनल में घर की बात ही होती है, तो यहाँ चांस है कि आपको टेबल ना मिल पाए, तो सीधी सीधी बात करना कि सर टेबल दो, सॉरी टेबल की वैल्यू दे दो, हमें टेबल नहीं चाहिए, आप टेबल या तो टेबल दो या वैल्यू दो। हम खुद, मुझे याद है इससे पहले में हम लोग खुद भूल जाते हैं, तो टेबल देना तो मुश्किल है छोटे छोटे एग्जामों में, टेबल देते रहो, हर बार फोटोकॉपी कराओ, काफी खर्चा पानी होता है कॉलेज का। तो हम क्लास में अनाउंस कर देते थे टेबल की वैल्यू कि बेटा क्वेश्चन नंबर 5th का जो 2 क्वेश्चन है उसमें जो टेबल की वैल्यू है वो 2.16 है, इसको नोट कर लो। वो हम अनाउंस कर देंगे, कल भी अनाउंस हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो। पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी क्वेश्चन दें उससे पहले ही उसके टेबल की वैल्यू ब्रैकेट में वहीं लिखते हैं, हेडेक ही ना हो कौन जाके अनाउंस करे। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, फिर समझा दूं। मैं इस टेबल पे बार बार नहीं आऊंगा क्योंकि पीडीएफ है, मैं वहां जाऊंगा। तो 0 से 2.16 करना है, तो 2.1 ये रहा और 6 ये रहा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। जो वैल्यू नजर आ रही होगी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, ये रहा 48 समथिंग। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, जरा इसको हटाओ। चलिए जरा देखते हैं, यहीं कर देते हैं। जरा मुझे बताइए आप लोग, जरा कोई बताएगा मुझे 0 से 1.1 का आंसर कितना होगा? 0.3643। हाँ ठीक है, 0.3643 राइट है जी। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? अब आ गया ये, जरा इसी चीज को जरा मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसी होगी टेबल लगभग लगभग। सपोज ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, याद रखिए। 0 से 0 में यहाँ 0 होगा और 1.1 यहाँ होगा, यानी ये वाली टेबल, ये वाला एरिया। मैंने आपसे क्या कहा था, हम लोग प्रोबेबिलिटी देखने गए थे, देखते देखते हम लोग एरिया पे आ गए और एरिया ने हमको इंटीग्रेशन पे पहुंचा दिया। जब वापस जाएंगे तो भी तो ऐसे ही जाएंगे ना, इंटीग्रेशन से एरिया पे जाएंगे, एरिया से प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन एरिया से आएगी, तो मैंने एरिया का सिंबल भी बना दिया है, ऐसे ग्राफ बना दिया है। अब ग्राफ के बाद जो है वो आंसर है प्रोबेबिलिटी। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। टू से 2.1 के बीच का इंटीग्रेशन आप कहोगे नहीं निकल पाएगा हमसे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि क्यों नहीं निकल पाएगा? 2.1 है वैसे यहाँ पे, ये रहा 2.1, 48 आंसर हो गया, 4821। लेकिन ये जो आंसर गिवन है वो 0 से गिवन है, 0 वाले गिवन है। हमारा तो आंसर 2 से स्टार्टिंग है। यानी अगर मैं टेबल बनाऊं तो टेबल ऐसी बनेगी, सॉरी ग्राफ अगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा लगभग। जरा देखो 2 से 2.1, तो 2 होगा यहाँ, 2.1 होगा लगभग यहाँ, मान लो 2 है ये, 2.1 है ये, मुझे ये एरिया चाहिए। अब इस एरिया को मैं किसी दूसरे मेथड से निकाल सकता हूँ क्या? मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, जरा सोचिए। 0 से 2.1 में से 0 से 2 माइनस कर दूं, क्या ये यही है या नहीं, बताइए बोलो। 2 से Yes, sir. 2 से 2.1 के बीच एरिया निकालना था मुझे, अब वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस टोटल में से, इस टोटल एरिया में से ये टोटल वाला एरिया हटा दिया, तो यही बचेगा ना। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास है, 0 से 2.1 की वैल्यू ये रही 0.4821 माइनस 0 से 2 की वैल्यू ये रही
4772 जो भी आंसर आएगा वो आंसर, बस टेबल देखना सीख गए आप। अगर आप पे ये आ गया फिर कोई टेंशन नहीं। चलिए मैं अपनी पीपीटी पे चलूँ जरा, ठीक है, पीपीटी पे। अच्छा मुझे लगता है टाइम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ। 40 मिनट में खत्म हो जाता है ना, ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ।